हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 8 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई है और यह 48वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये इसका मतलब भारत 48वें स्थान पर है। ठीक है, मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में वो इस सूचकांक में शीर्ष पर बना हुआ है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कार्नेल विश्वविद्यालय और एनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की सूची जारी की गई है। इसके मुताबिक शीर्ष स्तर पर स्थिरता बनी हुई है, लेकिन नवाचार का केंद्र पूरब के देशों की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। भारत, चीन, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने एक बयान में कहा है कि स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड सूची में आगे बने हुए हैं। पहले के 10 स्थानों पर अमीर देशों का ही दबदबा बना हुआ है। सूची के मुताबिक आईसीटी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातकों जैसे नवाचार के सूचकांक में भारत शीर्ष 15 देशों में शामिल है। WIPO ने मुंबई और दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान और इसके शीर्ष वैज्ञानिक प्रकाशनों की जमकर सराहना की है। संगठन ने यह भी कहा है कि इनकी बदौलत ही भारत उच्चतम नवाचार गुणवत्ता के साथ निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची जारी करने से पहले 131 देशों का विभिन्न मानकों पर विश्लेषण किया गया। इन मानकों में संस्थानों के साथ ही साथ बुनियादी ढांचे, बाजार कृत्रिमता और व्यवसाय कृत्रिमता ज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन और रचनात्मक उत्पादन शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्रा का संबंध कौन से केस के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए आपदा प्रबंधन अधिनियम, ऑप्शन बी ST/SC संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी नागरिकता संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम। देखिए, जस्टिस अरुण मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो गए हैं। वो 7 जुलाई 2014 को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश बने थे। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा को कायम रखते हुए अपने कार्यकाल के आखिरी दिन जस्टिस मिश्रा प्रधान न्यायाधीश SA बोबडे की पीठ में बैठे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामलों में सुनवाई करने के बाद प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जस्टिस मिश्रा अपने पीछे कठिन परिश्रम, विद्वता, साहस और धैर्य की विरासत छोड़े जा रहे हैं। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जस्टिस मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट का लौह न्यायाधीश यानी आयरन जज करार दिया है। उनके अनुसार वे बहुत ही दृढ़ और अडिग न्यायाधीश रहे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मिश्रा का कार्यकाल कुछ बेहद अहम फैसलों से जुड़ा है। इनमें ST/SC संशोधन अधिनियम की वैधता और अधिवक्ता, कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना के मामले शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ST/SC संशोधन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माण करा रही राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड से प्रस्तावित 7 कॉरिडोर के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इन नए 7 प्रस्तावित प्रोजेक्ट में निम्न में से कौन सा रूट शामिल नहीं है? तो इसमें हम लोग को कौन सा शामिल नहीं है वो हम लोग को सेलेक्ट करना। ठीक है, ऑप्शन ए मुंबई नागपुर और दिल्ली वाराणसी, ऑप्शन बी चेन्नई मसूरी और मुंबई हैदराबाद, ऑप्शन सी दिल्ली अमृतसर और दिल्ली अहमदाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी शिमला और दिल्ली भुवनेश्वर। देखिए, पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई जानी है। जापान के सहयोग से इस प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। अब रेल मंत्रालय देश के 7 अन्य मार्गों पर भी बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माण करा रही राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड से इन प्रस्तावित 7 कॉरिडोर के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि जिन 7 कॉरिडोर पर मुंबई ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है, उनमें दिल्ली वाराणसी, मुंबई नागपुर, चेन्नई मसूरी, मुंबई हैदराबाद, दिल्ली अमृतसर और दिल्ली अहमदाबाद है। ये तो 6 हो गए, 6 और एक 7वां है वाराणसी से हावड़ा।
ठीक है, ये 7 कॉरिडोर पर काम चल रहा है, काम चलने की प्रस्तावना है, सॉरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी, शिमला और दिल्ली भुवनेश्वर। यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट पे अभी काम चल नहीं रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों ने हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी हिमालयन लियो पारगिल पर तिरंगा फहराया है। लियो पारगिल हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लाहौल और स्पीति, ऑप्शन बी सिरमौर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी कांगड़ा। देखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची हिमालयन चोटी लियो पारगिल पर तिरंगा फहराया है। इसकी ऊंचाई 22,222 फीट है। यह राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। आईटीबीपी के जवानों ने यह साहसिक कारनामा 31 अगस्त को किया। इस चुनौतीपूर्ण अभियान का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट कुलदीप सिंह कर रहे थे। इस दल में हेड कांस्टेबल प्रदीप नेगी भी शामिल है। वो दूसरी बार यहां पहुंचने में सफल हुए हैं। इससे पहले वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुके हैं। गौरतलब है कि लियो पारगिल की राज्य की सबसे कठिन और तकनीकी चोटियों में से एक माना जाता है। अभियान पर जाने वाले जवानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया था। 16 सदस्यीय दल को 20 अगस्त को शिमला से हरी झंडी दिखाकर कोड नाम योद्धा के साथ रवाना किया गया था। बर्फ से ढकी हुई और कठिन चोटी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाहौल और स्पीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों की जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति रक्षा पदक से सम्मानित नहीं है? यहाँ पे भी हम लोग को गलत जो सम्मानित नहीं है उसका ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हेड कांस्टेबल प्रभात कुमार, ऑप्शन बी कांस्टेबल जगबीर सिंह और ऑप्शन सी कांस्टेबल शिवचरण सिंह, ऑप्शन डी हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार मीणा। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा बल के 3 कर्मियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है। रेलवे ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल जगबीर सिंह को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किया गया है। दिल्ली के आदर्श नगर आजादपुर रेलवे सेक्शन के पास रेल परिसर में उन्होंने 4 बच्चों की जान बचाई थी। रेलवे ने कहा, अतुलनीय बहादुरी दिखाते हुए जगबीर सिंह ने अपने कर्तव्य से परे जाकर बच्चों की जान बचाई थी। पश्चिम रेलवे के कांस्टेबल शिवचरण सिंह को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से संभाजा गया। उन्होंने बाढ़ में फंसे 9 लोगों की जान बचाई थी। श्यामखली स्टेशन के पास रेल लाइन पर भारी पानी भरे होने के कारण ट्रेन रुक गई। उन्होंने बाढ़ से घिरे कुछ लोगों की मदद को मांगते पाया। शिवचरण बचाव के लिए दौड़ पड़े थे। उत्तम जीवन रक्षा पदक पश्चिम रेलवे के जोधपुर डिवीजन के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार मीणा को दिया गया है। उन्होंने चलती ट्रेन से कूदकर एक महिला यात्री और उसके 2 बच्चों को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच से निकाल लिया था। तो जो इसमें सब पदक मिला है, जिसको रक्षा पदक मिला है, उनमें कांस्टेबल जगबीर सिंह, कांस्टेबल शिवचरण सिंह, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार मीणा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हेड कांस्टेबल प्रभात कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक जल से पेयजल आपूर्ति के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में शोध, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और उद्यमियों के साथ इनोवेशन को प्रोत्साहन देने की योजना है। इस मिशन का लक्ष्य कौन से वर्ष तक पूरा होगा? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2024। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से पेयजल आपूर्ति की योजना में पानी की गुणवत्ता एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। इसलिए शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए अनुसंधान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में शोध, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और उद्यमियों के साथ इनोवेशन को प्रोत्साहन देने की योजना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जलापूर्ति की गुणवत्ता के लिए अलग अलग क्षेत्रों की योजना तैयार की है। देश के विभिन्न हिस्सों में पानी गुणवत्ता की समस्या भी अलग तरह की है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में सामाजिक, पर्यावरण संबंधी और तकनीकी चुनौतियां हैं। ज्यादातर हिस्सों में जल की आपूर्ति भूजल के माध्यम से ही की जाती है। प्रत्येक हिस्से में भूजल का स्तर, उसकी गुणवत्ता वहां की जलवायु के हिसाब से बदल जाती है। पेयजल आपूर्ति को लेकर देश में कई हिस्सों से अजीब तरह की सोच है, जिसके लिए जन जागरूकता को भी जरूरत है। ग्रामीण जल सुरक्षा को लेकर सरकार बहुत सतर्क है। गुणवत्ता युक्त पानी की आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएंगे। जल जीवन मिशन को निर्धारित समय में पूरा करने की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी में अपनाए जाने पर भी बल दिया गया है। बात करें इसके समय सीमा के बारे में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से फिर दोहराया कि हर हाल में 2024 तक ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद से मंत्रालय में युद्ध स्तर पर काम होने लगा है। सभी राज्यों के साथ साप्ताहिक समीक्षाएं होती है।
मिशन की प्रगति की लगातार समीक्षा भी हो रही है। जल जीवन मिशन को लागू करने में राज्यों की भूमिका अहम है। मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण को रोजाना 55 लीटर गुणवत्ता युक्त पेयजल की आपूर्ति की जानी है। साल भर के भीतर 2 करोड़ परिवारों को जल से नल की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है। रोजाना 1 लाख से अधिक घरों में पानी की कनेक्शन लगाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत 7 वर्षों से चल रहे शोध के बाद तैयार की गई एक्सट्रीम कोल्ड विंटर क्लोथिंग सिस्टम -25 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्रों में सेना के जवानों को सर्दी से बचाएगी। विशेष ड्रेस भारत सरकार के कौन से उपक्रम के द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी RIL, ऑप्शन सी OFB, ऑप्शन डी OCF। देखिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत आयुध वस्त्र निर्माणी यानी OCF ने भी कदम बढ़ाए हैं। फैक्ट्री ने अपने विशेष उत्पाद एक्सट्रीम कोल्ड विंटर क्लोथिंग सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। करीब 7 वर्ष से चल रहे शोध के बाद तैयार की गई पूर्णतः स्वदेशी यह विशेष ड्रेस -50 डिग्री तापमान वाले क्षेत्रों में भी सेना के जवानों को सर्दी से बचाएगी। इस प्रकार के वस्त्रों के लिए अब तक निजी क्षेत्र पर निर्भरता थी। यह पहला मौका है जब कोई सरकारी उपक्रम सेना सुरक्षा बलों के लिए इस तरह की ड्रेस को पूरी तरह से स्वदेशी फॉर्मूले पर तैयार करने में सफल रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ट्रायल में सैंपल के बाद होने के बाद फैक्ट्री प्रबंधन उत्साहित है। सेना को अब तक निजी क्षेत्र से इस प्रकार के वस्त्र लेने पड़ रहे थे। बात करें भारतीय आयुध निर्माणी यानी OCF के बारे में, तो ये भारतीय आयुध निर्माणी एक भव्य औद्योगिक संरचना है जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। भारतीय आयुध निर्माणियां जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, वो 39 निर्माणियों, 9 प्रशिक्षण संस्थान, 3 क्षेत्रीय विपणन केंद्र और 4 क्षेत्रीय संरक्षण नियंत्रणियों का समूह है। आज आयुध निर्माणी बोर्ड भारत में फैली 29 निर्माणियों के साथ प्रदान करता है। 29 बोल रहे, सॉरी बार 29 से मुंह पे आ रहा है, आपका ये 39 है, ठीक है, 39। इसका उद्देश्य जो है बहु प्रौद्योगिकी सामर्थ्यों के साथ एक बृहद और परिवर्तनीय उत्पादन आधार, अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाएं, कुशल और पेशेवर अर्हता प्राप्त जनशक्ति और प्रबंधकीय कर्मियों को बृहद भंडार, गुणवत्ता मानकों का सख्त पालन इसकी कुछ उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी OCF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की वैश्विक विश्वविद्यालय 2021 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय में है, लिखिए नहीं कौन रहा, ठीक है। ऑप्शन ए विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, ऑप्शन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, ऑप्शन डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने टाइम्स हायर एजुकेशन की वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में देश के शीर्ष संस्थान के रूप में अपनी जगह बनाए रखी है। इसमें रिकॉर्ड स्तर पर भारत के 63 संस्थानों ने रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। पिछले साल से लेकर 14 अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने इसमें क्वालिफाई किया है, जो किसी अन्य देश या क्षेत्र के मुकाबले अधिक है। विश्व स्तर पर 301 से 350 के बैंड में रहने वाले IISc के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ और IIT इंदौर है। इन्होंने विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय संस्थान के लिहाज से अपना दूसरा और तीसरा स्थान बरकरार रखा है। इस लिहाज से सूची में भारत के सबसे ज्यादा 14 नए संस्थान जुड़े हैं, जो 2021 के रैंकिंग में किसी अन्य क्षेत्र, देश या क्षेत्र के संस्थानों के इस सूची में शामिल होने की तादाद के मुकाबले अधिक है। भारतीय विश्वविद्यालय की कुल संख्या 63 तक है। इस तरह वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत के संस्थानों की तादाद रिकॉर्ड स्तर पर अधिक है। साल की रैंकिंग में पहली बार शामिल होने वाली भारतीय संस्थानों में से इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को सबसे ऊंची रैंक में मिली है। THE के चीफ नॉलेज ऑफिसर फिल वेटी के अनुसार यह रैंकिंग केवल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संस्थानों के लिए है और इसमें भारत की रिकॉर्ड भागीदारी ने वैश्विक स्तर की सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के देश की इच्छा शक्ति को जाहिर किया है। तो इसका जो पहले स्थान पे है ये है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, उसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, उसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3 परियोजना को किस वर्ष प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2022।
देखिए, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख ने पुष्टि की है कि चंद्रमा के लिए इसरो चंद्रयान 3 परियोजना पर काम कर रहा है और इसे 2021 तक प्रक्षेपित किया जा सकता है। चंद्रयान 3 के बारे में बात करें तो चंद्रमा 2 के विपरीत चंद्रयान 3 एक ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही पुनः अभियान होगा। चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 2020 के अंत तक एक अन्य अभियान यानी चंद्रमा 3 को लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना के चलते यह अभियान 2021 में लॉन्च किया जाएगा। बात करें चंद्रमा 2 के बारे में, 2 के बारे में कुछ बात करें तो चंद्रमा 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना थी, लेकिन लैंडर विक्रम ने 7 सितंबर को हार्ड लैंडिंग की और अपने प्रथम प्रयास में ही पृथ्वी के उपग्रह की सतह को छूने का भारत का सपना टूट गया था। हालांकि चंद्रमा 2 अभियान के तहत भेजा गया ऑर्बिटर अच्छा काम कर रहा है और जानकारी भेज रहा है। बात करें चंद्रमा 1 के बारे में, चंद्रमा 1 के बारे में तो चंद्रमा 1 को वर्ष 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। हाल ही चंद्रमा 1 अभियान के कुछ चित्र भेजे थे जो प्रदर्शित करते हैं कि चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग का लगातार दिख रहा है। नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा 1 के द्वारा भेजी गई तस्वीरों के आधार पर कहा कि ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी का वातावरण चंद्रमा की भी रक्षा कर रहा हो। चंद्रमा 1 के द्वारा भेजी गए आंकड़ों में यह भी संकेत मिलता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2021। देखिए ये वाला लिख लीजिएगा, चंद्रमा जो 1 था वो 2008 में हुआ था, 2 वाला जो हुआ था 2019 में, और आपका 3 वाला भी तो उम्मीद है 2021 तक होने की। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 3 दिवसीय मॉस्को दौरे के दौरान भारत और रूस के मध्य कौन सी अत्याधुनिक राइफलों का भारत में बनाने के समझौते को अंतिम रूप दिया गया है? ऑप्शन ए AK-47, ऑप्शन बी AK-56, ऑप्शन सी M16, ऑप्शन डी AK-203। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय मॉस्को दौरे के दौरान भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफलों को भारत में बनाने की एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। आधिकारिक रूसी मीडिया ने यह जानकारी दी, हालांकि भारत सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नयन संस्करण है। ये इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम यानी इंसास राइफलों की जगह लेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री जनरल सेर्गेई सोयुग के साथ द्विपक्षीय रक्षा मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली। राजनाथ ने ट्वीट कर बताया कि 1 घंटे से ज्यादा समय पर चली बैठकों में दोनों देश के बीच रक्षा और सामरिक सहयोग बढ़ाने पर व्यापक चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार रूस ने दोहराया कि वो पाकिस्तान की हथियारों की आपूर्ति नहीं करने को अपनी नीति पर कायम रहेगा। वहीं रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके बताया कि दोनों देशों की नौसेनाएं अगले दो दिन तक मलक्का में युद्धअभ्यास करेंगी, जो कि अभी पूर्ण हो चुका है। राजनाथ ने सोंगयू को भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसका रूसी रक्षा मंत्री ने मजबूती से समर्थन किया। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक भारतीय थल सेना की लगभग 7.7 लाख AK-203 राइफलों की जरूरत है। इसमें से 1 लाख का आयात किया जाएगा और शेष का उत्पादन भारत में किया जाएगा। इन राइफलों का भारत में संयुक्त उद्यम भारत रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड के तहत उत्पादन किया जाएगा। इसकी स्थापना आयुध निर्माणी बोर्ड क्लाविसन कोर्ट कर्सन और रोसोबोरन एक्सपोर्ट के संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई है। OFB के IRRPL के 15.5%, जबकि क्लासिनकोव की 42% हिस्सेदारी होगी। शेष 7.5% हिस्सेदारी रूस की सरकारी रक्षा निर्यात एजेंसी रोसोबोरन एक्सपोर्ट की होगी। राइफलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के कोरवा आयुध फैक्ट्री में किया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल किया था। प्रति राइफल करीब $1,100 की लागत आने की संभावना है। इसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लागत और विनिर्माण इकाई की स्थापना भी शामिल है। मालूम हो कि इंसास राइफलों का इस्तेमाल 1996 में किया जा रहा है। इसमें जाम होने, हिमालय के अधिक ऊंचे स्थानों पर मैगजीन के में समस्या आने से जैसी परेशानियां आ रही है। इस वजह से इसका स्थान अभी AK-203 लेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी AK-203। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।